हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अशोक सज्जनहार साहब भी जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उमा, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत अहम थी, क्योंकि सुबह से आधिकारिक तौर पर जो बार बार ये बात हो रही थी कि वीजा रोक दिया गया है, उस पर अभी आधिकारिक तौर पर कम से कम सरकार ने कुछ नहीं कहा था। पहली प्रतिक्रिया अब आ रही है और सरकार ये कह रही है सुरक्षा को खतरा में देखते हुए जो हमारे राजनयिक हैं, इस वजह से कदम उठाया गया। जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पे जो कल एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें भारतीय समुदाय के लोगों के साथ साथ भारतीय राजनयिकों के लिए भी उसमें एक चिंता की बात थी और कहा गया था कि उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। जिस तरीके से हेट क्राइम कनाडा में बढ़े हैं, जिस तरह से भारत विरोधी गतिविधियां वहां पे बढ़ी हैं, तो उसी बात को आज जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है और कहा है कि जो उनकी सुरक्षा है वो सबसे अहम है और इसी वजह से दिक्कत आई है और तभी जाकर जो वीज़ा सर्विस है उस पर तकनीकी तौर पर अभी फिलहाल के लिए रोक लगाई गई है। तो जो भारतीयों की सुरक्षा है उसकी बात को लेकर लगातार भारत जो है वो कनाडा से कहता रहा है। इस बात की भी अभी दुहाई दी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने, लेकिन कनाडा ने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की और नतीजा ये हुआ कि मामला यहाँ तक तूल पकड़ गया कि अब जो है वहाँ पे भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है। तो ये एक अहम बात ये है कि जिस तरीके से ट्रूडो ने अपनी संसद में खड़े होकर भारत के ऊपर सीधे तौर पर आरोप लगाया और जो आपने अभी बात की जो अलग थलग वो पड़ रहा है, जाहिर सी बात है कि जो कनाडा ने चाहा होगा कि वो अपने सहयोगी देशों के साथ जो साझेदार देश हैं, खासतौर पे जो फाइव आइज अलायंस के जो पार्टनर्स हैं, उनसे वो सीधे तौर पे एक समर्थन हासिल करे, लेकिन वो फिलहाल मिलता नजर नहीं आ रहा। सब 3 देशों की तरफ से बयान आया है, न्यूजीलैंड की तरफ से तो अभी नहीं आया है, लेकिन बाकी के 3 देशों की तरफ से बयान आया है। अमेरिका ने इस पर चिंता जरूर जताई है, लेकिन सीधे तौर पर भारत के खिलाफ कुछ बयान नहीं दिया है। ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि जांच अभी चल रही है और जांच के नतीजे को देखे जाने की जरूरत है। तो भारत ने अपनी स्थिति साफ कर दी है कि कनाडा से क्या उसकी उम्मीद है, क्या उसको चाहिए, और कनाडा वो ना करके एक जो बात का बतंगड़ जो है और अपने लिए एक जो समर्थन जुटाने की कोशिश है वो कर रहा है। और खास तौर पे एक आखिरी पॉइंट कि अंदरूनी राजनीति से इस तरह से जूझ रहे हैं जस्टिन ट्रूडो कि ये सब जो खालिस्तानी आतंकवादियों का जो वहाँ एजेंडा है, जो वहाँ पे अलगाववादी नेता जो उनकी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, उनकी वजह से उनको ये एजेंडा फॉलो करना पड़ रहा है, वरना उसकी सरकार चली जाएगी, उनकी सरकार चली जाएगी और ये सब इसके पीछे है। तो एक बार विदेश मंत्रालय ने अपनी स्थिति फिर से साफ कर दी है। बिल्कुल, और साथ ही साथ जैसे उमा कह रहे हैं, उन्होंने कहा था कि ये पॉलिटिकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड मूव है। लेकिन अशोक सज्जनहार साहब, अगर हम डिप्लोमेटिक एस्केलेशन की बात करें, अगर उस मैट्रिक्स की बात करें, तो हर रोज कुछ ना कुछ कदम ऐसे उठाए जा रहे हैं दोनों देशों की तरफ से जो चीजों को डी एस्केलेट करने की जगह तनाव को और बढ़ा रहे हैं। भारत का अभी जो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, उनका सीधा सीधा कहना है कि कनाडा ने वहां पर जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में तो कहा कि हमारे पास एविडेंस है, पर भारत के साथ कोई एविडेंस तक शेयर नहीं करा है। क्या आगे आप स्थिति बनती देखते हैं? देखिए अंकित, बात ऐसी है, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, जो उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में कहा, उन्होंने कहा हमारे पास क्रेडिबल एलिगेशंस हैं, एविडेंस का उन्होंने जिक्र नहीं किया है। पूरी दुनिया कनाडा से क्या मांग रही है? एविडेंस मांग रही है, प्रूफ मांग रही है। आपने अभी तक अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। और जो उनकी विदेश मंत्री हैं वो भी कहती हैं दैट देयर इज अ लाइकलीहुड जो कोई फॉरेन इंटरफेरेंस हो इसमें। फिर उन्होंने कहती हैं जो अगर ये प्रूवन राइट है तो तब ये बहुत ही आघात है हमारी सॉवरेंटी पर। उन्होंने देखिए अभी तक अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं की है, एविडेंस का उन्होंने कहीं नाम नहीं लिया है, एलिगेशंस। देखिए मैं तो समझता हूं ये जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है अंकित, क्रेडिबल एलिगेशंस, आई थिंक इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स, इट्स एन ऑक्सीमोरॉन। जो आपके पास या तो एलिगेशंस हैं या उसमें क्रेडिबिलिटी है। एलिगेशंस कभी क्रेडिबल नहीं होती हैं। एलिगेशंस का क्या मतलब है? अफवाह है, सुनी सुनाई है, उसमें क्या क्रेडिबिलिटी है? और उसके बेसिस पर आप कह रहे हैं। और भारत ने ये कहा है, जो हमने बहुत समय से कनाडा के साथ शेयर किया है, जो हम वहां पर कौन हैं जो खालिस्तानी हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो हेट क्राइम्स को कर रहे हैं, सबके सामने है। उन्होंने भारत के जो हाई कमिश्नर हैं, वहां पर के जो कॉन्सुल जनरल हैं, उनकी तस्वीरें निकाली हैं, उनके विरुद्ध उन्होंने ये कहा है जो हम उनके विरुद्ध उनको हार्म करेंगे। तो ये क्या कनाडा के लिए काफी नहीं है? जब वहां पर कोई ऐसा हादसा होगा उसके बाद ये देखिए, ये इसके पीछे छुपना, जो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन,
फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, हमारे यहाँ भी, हम इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हमें भी पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है। उसके पीछे आप ऐसे नहीं छुप सकते हैं। जैसे आखिरी में शब्द यही कहूंगा, जैसे हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज कहा है, इट इज ऑल पॉलिटिकली मोटिवेटेड। पॉलिटिकल मोटिवेशन कनाडा का है, पैसा आईएसआई पाकिस्तान का आ रहा है। ठीक है उमा, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, जिस तरीके से आज हम जो भारत ने भी बड़ा कड़ा रुख अपनाया है, जैसे कनाडा ने कुछ भी इस तरह की बात कही है उसका कड़ा जवाब भी दिया गया है, तो क्या हम आगे ये मान के चलें, ये जो तलखी है जिस तरीके से खास तौर से खालिस्तान के मुद्दे को लेकर अब से नहीं काफी समय से भारत ये बात लगातार कहता रहा है, प्रधानमंत्री ने भी ये बात उठाई थी जब G20 में जस्टिन ट्रूडो आए थे, तो क्या ये अब सिर्फ प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की इसको कहें सरकार को बचाने की, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की, अपनी ईगो की लड़ाई बढ़ गई है, और क्या कनाडा को वैश्विक तौर पर इस पे कुछ समर्थन मिलता दिखाई पड़ रहा है? जी देखिए, आपको याद होगा अंकित कि जब निज्जर की हत्या हुई उसके बाद से खालिस्तानी अलगाववादियों ने पोस्टर्स लगाने शुरू किए, जिसकी बात हमारे एक्सपर्ट भी कर रहे थे, और उस पोस्टर्स में उन्होंने क्या किया कि हमारे जो राजनयिक हैं उनकी तस्वीरें लगानी शुरू की, और ये काफ़ी खतरे की बात थी। और इसके बाद भी भारत ने आगाह किया कि आप इन तत्वों को रोकिए, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। तो क्यों आखिरकार उन पोस्टर्स में ये भी कहा गया कि जो हत्या हुई है उसकी जांच की जाए, क्योंकि इसके पीछे भारत है। तो जो अलगाववादी, जो खालिस्तानी आतंकवादी जिस बात को बोल रहे थे, जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में खड़े होकर अपरोक्ष रूप से उसी बात को दोहराया है, यानी कि उनको एंडोर्स किया है कि इसके पीछे भारत का हाथ हो सकता है, भारतीय एजेंसियों का हाथ हो सकता है। अब इसके पीछे उनकी मजबूरी क्या है? उनकी मजबूरी यह है कि 2021 में जो 19 के बाद उन्होंने 21 में चुनाव कराए, उनको लगा कि अब शायद उनको बहुमत मिल जाएगा, क्योंकि 19 में उनको 157 सीट मिली थी, 170 सीट चाहिए वहां कनाडा की संसद में। 21 में उनको 158 सीट ही मिले, 12 सीट की उनको कमी थी। उन्होंने गुरमीत सिंह के साथ जो है समझौता किया, और उस समझौते के साथ उनके जो 25 सांसद हैं वो उनको समर्थन दे रहे हैं, तब उनकी सरकार टिकी हुई है। तो जो अलगाववादी नेता गुरमीत सिंह हैं वहां पर, जिनकी पार्टी है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, उनके समर्थन पे जब सरकार चल रही है तो वो उनका एजेंडा फॉलो करने को बाध्य हो रहे हैं, वरना उनकी सरकार अभी चली जाएगी, क्योंकि ये समझौता 2025 तक का है। तो चाहते हैं कि उनकी सरकार 2025 तक चले। और ये भी देखिए कि 2015 में जब ये हराकर आए थे कंजर्वेटिव्स को, तो उस समय उसके बाद उनकी जो लोकप्रियता है उसके बाद लगातार गिरती चली गई, और महंगाई के मुद्दे पर बाकी चीजों को ये कंट्रोल नहीं कर पाए। तो अपनी घटती हुई लोकप्रियता को वो खालिस्तानी जो वहां पे एक अलगाववाद की जो भावना है उसको हवा देकर बचाए रखना चाहते हैं, ताकि कल को फिर से अलायंस करना पड़े तो उन्हीं अलगाववादियों के साथ वो अलायंस करें और अपनी सरकार बचा के रखें। मतलब इस मुद्दे को डाइवर्जनरी टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है जस्टिन ट्रूडो द्वारा। सज्जनलाल साहब, अंत में मैं आपसे समझना चाहता हूं, भारत और कनाडा के बीच में संबंध जो है वो काफी मधुर रहे हैं, अब ये एक बड़ा टर्बुलेंट टाइम जो चल रहा है, तो आप क्या सारा दारोमदार कनाडा के ऊपर है कि इसको डीएस्केलेट करा जाए, दोबारा से संबंधों को ठीक किया जाए? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से देखिए, द फर्स्ट शॉट हैज बीन फायर्ड बाय कनाडा, क्योंकि ये कहने की, देखिए जो उन्होंने किया है, मेरे ख्याल से वो किसी हद तक, किसी तरीके से आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। पहले वो जाते हैं वहां पर पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन में, वो इमरजेंसी सेशन अपना स्टेटमेंट करते हैं और भारत का नाम लेते हैं। देखिए ऐसे कभी नहीं किया जाता है। मैंने अपने 35-40 से ज्यादा साल के अनुभव में, दो डेमोक्रेसीज हैं, डेमोक्रेसी इसमें एक लैडर को एस्केलेट करते हैं। पहले आप सीनियर ऑफिशियल्स के बीच में बात करिए, विदेश मंत्री के बीच में बात करिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच में बात करिए, प्रधानमंत्री के, एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट, ट्राई टू सॉल्व इट। परंतु जैसे आपके अभी जो बता रहे थे एक्सपर्ट हैं, वो बता रहे थे, जो यहाँ पर जब ये आए थे प्रधानमंत्री ट्रूडो, तो वहां पर जो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के जो खालिस्तानी पार्टी है, उन्होंने इनको कहा होगा जो आपको ये इशू प्रधानमंत्री मोदी के साथ रेज करना है, और उनको यू हैव टू ट्राई एंड कॉर्नर हिम। जब वो यहाँ पर आए, उनकी दाल कुछ गली नहीं, वो वापस गए, तो इन्होंने कहा होगा जो दे मस्ट हैव टर्न्ड द स्क्रूज फर्दर, जो इससे तो हमारा कुछ फायदा नहीं हुआ है। नाउ यू हैव टू सॉर्ट ऑफ शो इट, आपको परोक्ष रूप से कुछ इसमें करना होगा। एंड दैट इज व्हाई ही मे बी ही फेल्ट कंपेल्ड टू गो टू द पार्लियामेंट, और वहां पर उन्होंने ये अनाउंस करना पड़ा। यहां तक कि हमारे जो डिप्लोमैट हैं उनका नाम उन्होंने रिलीज किया और कहा जो ये इंटेलिजेंस एजेंसी के हैं। आई थिंक दिस इज सच अ ह्यूज मिस्टेक
एंड जो कभी ये ऐसा नहीं किया जाता है। भारत ने जो उनके डिप्लोमेट को वहां बाहर जाने के लिए कहा है, वी हैव नॉट गिवन आउट एनीथिंग, जो वो कौन है, क्या नाम है, क्या उनकी पोजीशन है यहाँ पर, जैसा ही होना चाहिए। वहां तो विदेश मंत्री खुले आम बोल रही हैं, जो वो इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड हैं। आई थिंक उन्होंने सभी जो है सीमाएं हैं, मेरे विचार से इसमें उन्होंने लांघ दी हैं। तो आपके प्रश्न का जवाब देते हुए आई थिंक जो वापस आना पड़ेगा कनाडा को, पहले इसकी पहल करनी पड़ेगी। यानी कि एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, जिस तरीके की डिप्लोमेसी में जितने भी तरीके आजमाए जा सकते हैं या जो भी ट्रिक्स होती हैं जिसको कहा जाए, उसका इस्तेमाल ना करते हुए कनाडा ने एक बहुत बड़ी गलती की है। और अब ये जो एस्केलेशन हुआ है उसमें कदम पहले कनाडा को ही पीछे खींचना पड़ेगा, क्योंकि भारत कम से कम अपनी प्रिंसिपल पोजीशन से अभी फिलहाल हटता नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।